चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपको पता है कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं जब जीकेजीएस का पोर्शन कवर कराऊंगा, जब एनटीपीसी 12th लेवल, समझे, एनटीपीसी एग्ज़ाम 12th लेवल एग्ज़ाम चलेगा तो आपको मैं जीकेजीएस का एनालिसिस कवर कराऊंगा। तो हाँ, तो हम इस वादे पर खरा उतर रहे हैं। आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं जीकेजीएस का एनालिसिस। अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमें पर डे फॉलो कीजिएगा। आपको पता है कि 7 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो चुका है। आज हम 7 अगस्त का पहला शिफ्ट दिखा रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम था, अगर आपका दोस्त का था या आपका खुद का था, आप खुद वेरीफाई कीजिएगा कि ऐसे ही प्रश्न आए थे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे और पेपर दिए होंगे तो आपको बखूब याद होगा कि हाँ, इसी प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आए थे। तो 99% यही प्रश्न आए हैं, याद रखें। व्याख्या सहित समझिए हमारे साथ। तो आप लोग आरआरबी एनटीपीसी जीकेजीएस एनालिसिस के प्लेलिस्ट में हमें डेली देखेंगे। अगर आप एग्जाम लेट है तो आप जरूर देख लीजिएगा। आप यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बार बार कह दूँ, आगामी शिफ्टों में 100% फायदा होगा गारंटी के साथ। चलिए लेके चलते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे प्यार विद्यार्थी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और शेयर जरूर करना ऐसे विद्यार्थी पर जो विद्यार्थी इस परीक्षा से जुड़ा है। आप भी देखिएगा, खुद कहोगे हाँ प्रश्न, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और शानदार प्रश्न है। आपको अदर भर्ती परीक्षा, एसएससी, बैंक, रेलवे में सब में काम आएगा। प्रश्न तो दिखा ही रहे हैं, उनका उत्तर के साथ साथ व्याख्या बता रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा। यहाँ प्रश्न हमें क्या कहता है। 28वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल होता है उन्हें हम राष्ट्रीय खेल कहते हैं। तो भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल का आयोजन करता है। तो वो 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजन किया गया था। अगर राज्य पूछा होगा तो उत्तराखंड बोलेंगे भाई। अगर डेट पूछे तो भी याद रखें, 28 जनवरी से 14 फरवरी डेट, और 8 जिलों में हुआ था, 11 शहरों में और उत्तराखंड में हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। ये भी याद रखें। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था, जो उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। याद रखें, अगर आप पूछ ले कि 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन में कौन शामिल था, तो अमित शाह, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री। अगर पूछ ले कि 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, मौली, और ये किससे संबंधित है, उत्तराखंड राज्य के पक्षी मोनाल से। प्रश्न पूछ सकता है भाई। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों का टैगलाइन क्या था? याद रखें, संकल्प से शिखर तक। ये आपका टैगलाइन था, संकल्प से शिखर तक। याद रखने पड़ेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी, उसी का व्याख्या बताया, अभी तो पूरा ना हुआ भाई। पूरा आप इतना व्याख्या बता देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बहुत कुछ कवर कर पाओगे। चलिए, इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम हरित खेल थी। अगर आपको टैगलाइन पूछेगा तो संकल्प से शिखर तक, और थीम पूछेगा, विषय पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हरित से खेल थी। नेक्स्ट, इस आयोजन में 35 खेलों को शामिल किया गया था। 33 पदक वाले खेल थे और 2 गैर पदक वाले, मतलब ऐसे खेल जो शामिल तो थे लेकिन जिन पर कोई पदक नहीं दिया गया था। उन खेलों का नाम क्या है, कलारी पैटूटू और राफ्टिंग प्रदर्शन खेल थे, जिनमें प्रतिभागियों को कोई पदक नहीं दिया गया था। पूछ लेगा कितने खेल शामिल थे, 35, जिसमें से 33 आपके पदक वाले थे, 2 बिना पदक वाले थे। पूछेगा नाम तो आप बता दीजिएगा। वही आगामी शिफ्टों में आपको 100% फायदा होगा। यही पैटर्न फॉलो होने में याद रखिएगा। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने, ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 121 पदक, 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 27 कांस्य पदक के साथ 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान पर रहा। और जो टीम शीर्ष स्थान पर रहता है उसे राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी दी जाती है। अगर आप पूछ ले कि 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर कौन रहा, तो याद रखें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम, ध्यान रखें। और पूछ लेगा राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसे दिया गया, तो अब यही नाम आएगा, क्योंकि जो मैच पहले स्थान में रखता, सॉरी, जो पहले स्थान पर रहेगा उसी को दिया जाएगा। और याद रखना 121 पदक हैं और 68 आपके स्वर्ण पदक हैं। प्रश्न पूछ सकता, याद रखिएगा।
नेक्स्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, इतना बेसिक से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे अगली पेपर में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बेनिफिट मिलेगा, आज याद रखो भाई। नेक्स्ट सेकेंड में कौन था? हरियाणा, याद रखें, सॉरी महाराष्ट्र, याद रखें। महाराष्ट्र ने 38वीं राष्ट्रीय खेलों में 54 स्वर्ण पदक के साथ, ध्यान रखना, 201 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। अब कहना सर यहाँ पर तो 121 पदक थे, यहाँ 201, तो याद रखें स्वर्ण पदक की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर 68, यहाँ पर 54 है। इस कारण से सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स बोर्ड को पहला स्थान दिया गया और सेकंड आपका महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। थर्ड पूछ लेगा तो आप हरियाणा नाम दीजिएगा। 153 पदक हैं, 48 स्वर्ण पदक, 47 रजत पदक और 58 कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। अब एक प्रश्न और बनता है कि 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखें मेघालय, और मेघालय की राजधानी शिलांग है। अब आपको अगर राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रश्न पूछता तो मेरे ख्याल से आप इतना प्रश्न बना पाओगे। आगामी खेल कब होगा जी अगर पूछेगा तो याद रखें 2026 में होगा, वही हर साल होता है। 2025 का उत्तराखंड में हुआ था 8 जिलों पर, सॉरी हाँ 8 जिलों पर 11 शहरों पर, है कि नहीं। उसी प्रकार अगला जो खेल होगा 39वां, वो 38वां था, 39वां 2026 में होगा, मेघालय में होगा। ये अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं, चलिए यहाँ ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है। हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और आपको बता दें, इत्मीनान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद अगर आपको ब्लर दिखाई देता है थोड़ा सुनने का कष्ट करना, अगली बार प्रयास करेंगे क्वालिटी बढ़ाने का। बाकी क्वालिटी बढ़ा है लेकिन हमारे पास डाटा जो हमने प्राप्त किया वहाँ से गड़बड़ी हो गया है। अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? याद रखिएगा, हम एनटीपीसी स्नातक लेवल का प्रश्न पत्र भी जीकेजीएस कवर कराया था और बच्चों को बहुत फायदा हुआ था, और हम एनटीपीसी 12th लेवल भी कवर करा रहे हैं। आप लोग पर डे देखना चाहेंगे देखिएगा। अनुच्छेद 40A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन जीवों की रक्षा और सुधार सुनिश्चित करे। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। अगर आपको पूछे 48A का संबंध कहाँ से है तो आप बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और इसे कब जोड़ा गया है याद रखें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया है, और इसमें क्या है, पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित है जी। अगर 40A कब जोड़ा गया 42/1976, कहाँ से संबंध रखता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित है। इतना हम बताया भाई, इतने के बाद अगर नहीं समझोगे तो कैसे काम बनेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। अब हमें पूछ रहा है 61वां, और 61 को एक नहीं कई बार पूछ चुका है, तो याद रखिएगा ये आपके एज से संबंधित है, मतदान की आयु। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव कर लाया गया था। इसका उद्देश्य अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना था। देखो बहुत शानदार प्रश्न है। अगर आपको पूछेगा कि आर्टिकल कहाँ पर उल्लेख मिलता है तो याद रखें 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, यह हमें आर्टिकल नंबर 326 से मिलेगा, और 61वां 1988 के तहत किया गया है, लेकिन यह प्रभावी रूप से 1989 से लागू हुआ है। तो 61वां 1988 के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया मतदान की आयु। उस उद्देश्य पूछेगा तो क्या बताना, अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना इसका उद्देश्य था। 61वां 1988 और 89 में प्रभावी हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न है, उम्मीद करेंगे कि आप समझ पा रहे होंगे। भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? देखिएगा ऐसी प्रतिमा या मूर्ति जो भारत की है सबसे बड़ी, अगर विश्व का भी पूछता तो यही आंसर आता, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। याद रखें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, और यह किससे संबंधित है, भारत के प्रमुख व्यक्ति, जाने माने आपके समाज सेवी व्यक्ति और भारत के पहले गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे आपके, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की मूर्ति का नाम क्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है। राज पूछेगा तो राज बताना, और मूर्ति पूछ रहा है प्रतिमा का नाम, तो हमने बता दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कई बार मीटर ऊंचाई पूछ लेता भाई, विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची है, तो दूरी मीटर भी पूछ सकता है। याद रखें 182 मीटर ऊंची है और 597 फीट, अगर फीट में कहा जाए तो यह गुजरात के केवड़िया गांव में है और यह नर्मदा जिले में है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया है। और याद रखें एकता दिवस इन्हीं की याद पे मनाया जाता है। एकता दिवस याद रखना, अगर पूछा जाए एकता दिवस कब मनाया जाता है, याद रखें 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस के दिन है और उसी दिन उद्घाटन हुआ था 2018 को। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ऐसा पूछ लेता तो भी दिक्कत नहीं था कि चाय सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होता है या चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो आप आंसर बताते असम। और असम की राजधानी आप दिसपुर इसकी राजधानी का नाम है और यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, यहीं पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा हो। आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? डिटर्जेंट मतलब होता है साफ सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले आपके सामग्री को हम डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं। निरमा की बात करें, ये भी क्या है, फिनॉल, ये भी आपका क्या है, डिटर्जेंट है, मतलब साफ सफाई। तो डिटर्जेंट पाउडर, निरमा की बात करें, डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में सल्फोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। रखना किस प्रकार का अम्ल, सल्फोनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन पाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट। भाई डिटर्जेंट पाउडर होता है, इसमें अम्ल पूछा है तो सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है और प्रमुख रसायन उसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और प्रश्नों का पैटर्न आप समझते चलें, हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम युद्ध अभ्यास है में अमेरिकी सेना के टुकड़ी का नाम क्या था? देखिएगा, भारत और अमेरिका और अनेकों देश आपस में सैन्य अभ्यास करते रहते हैं और सैन्य अभ्यास का प्रश्न हमें पहले पूछा था और अभी पूछ रहा है और आगामी शिफ्ट में पूछिएगा, ये बात गांठ बांध लो भाई। और युद्ध अभ्यास की बात करें किन किन के बीच में होता है, तो याद रखना भारत और अमेरिका के बीच में होता है। उसमें बोल रहा है अमेरिका की जो सेना था इस अभ्यास में उसका नाम क्या रखा गया था? युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक साल मतलब हर साल होता, सीधी बात, इसीलिए बोल रहे हैं वार्षिक सैन्य अभ्यास है। हाल के संस्करण में अमेरिकी सेना की ओर से 11 अर्बोनिक डिवीजन की टुकड़ी ने भाग लिया था। तो 11 मतलब 11वां एयरबोर्न, ठीक है, 11 एयरबोर्न डिवीजन की टुकड़ी ने भाग लिया था और भारत की सेना ने और अभ्यास किया था। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, युद्ध कौशल और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है और प्रत्येक साल होता है युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। याद रखिएगा, उद्देश्य समझ गए। प्रश्न, संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य याद रखना दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। संगम साहित्य का मतलब होता है, संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित एक प्राचीन साहित्य है। तो आप कहिएगा दक्षिण भारत का प्राचीन साहित्य का नाम क्या? संगम साहित्य है, जो तमिल भाषा में लिखा गया है और संग्रह है जो मुख्यतः ईसा पूर्व 300 से ईसा पश्चात 300 तक के काल में रचा गया था। यह साहित्य 3 संगमों का सम्मेलनों जुड़ा माना जाता है जो मदुरै में हुए थे। तो संगम साहित्य का संबंध दक्षिण भारत से है और दक्षिण भारत का प्रमुख साहित्य है जो तमिल भाषा में लिखा गया रचित है और इसका संबंध मदुरै से है। समझे? नेक्स्ट, आपको बार बार कह देता हूं, अगर फायदा नहीं होगा तो आप बोल दीजिएगा, आगामी शिफ्टों में 100% फायदा होगा। और जिन भी विद्यार्थी का आज की तारीख मतलब 7 अगस्त 2025 का पहला शिफ्ट पेपर था, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे प्रश्न आए थे। जो बच्चा पढ़कर आया था या जो बच्चा पढ़ता जरूर बताएगा, और जो बस हल्का फुल्का पढ़ के गया था और बता नहीं, वो बोल देगा है तो आया ही नहीं था, कुछ भी पढ़ाते रहते हैं, ऐसे बोलेगा। जो बच्चा पढ़कर आया है, मैं लिख कर कहता हूँ, वो बोलेगा कि हाँ आया है। और अगर आपका सहपाठिक पेपर था उसको बताना क्या ऐसे प्रश्न आए थे। अगर वो कह देता हाँ, तो आप सोच लीजिएगा फायदा होगा क्रॉस वेरीफाई।
भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित पूछ रहा है, ये बताओ। हम एमपी के शिक्षक हैं, याद रखिएगा। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका की गुफाएं, याद रखना। तो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में ये गुफाएं शैल चित्रों, पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछेगा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और आदि मानव के साक्ष्य सभ्यता से संबंधित भी है, बहुत प्रसिद्ध, याद रखिएगा। और रही बात, इस पर फैक्ट बनता है, भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। याद रखें, भारत में वर्तमान में 44वां स्थल शामिल हुआ है, जिसे बोलते हैं मराठा सैन्य परिदृश्य। आपने सुना होगा, मराठा सैन्य परिदृश्य को 2025 में शामिल किया गया, याद रखें 2025 में। और ये भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका प्रश्न ही बनेगा। तो 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और क्यों प्रसिद्ध है? शैल चित्रों की गुफाओं के लिए और ऐतिहासिक मानव के साक्ष्य प्रमाण के लिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है, हाल ही में आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर, मतलब जो गवर्नर होता है वो मुख्य होता है, उससे जो छोटा होता है अधिकारी उसे हम डिप्टी गवर्नर कहते हैं। तो आपने सोचा नहीं होगा, गवर्नर तो पूछता है, तो ये प्रश्न इशारा कर रहा है कि नियुक्ति का प्रश्न आएगा, समझे। तो हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? तो पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष की पदावधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो पूनम गुप्ता को हाल ही में, और अप्रैल की बात है, लेकिन जीके का प्रश्न है भाई, अभी जून, अभी आपका क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो जून में बनाया गया। तो आप करंट अफेयर अप्रैल में बनाया गया, तो आप करंट अफेयर का देखें कि कहाँ का पूछ रहा है। और इससे पहले कौन थे? वे माइकल डी पेत्रा की जगह ले रही हैं, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। तो जो पूनम गुप्ता, याद रखें, जो वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है आरबीआई की। इससे पहले कौन थे? वे माइकल डी पेत्रा। नेक्स्ट एक फैक्ट और बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा को 12 दिसंबर 2024 को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। और पूछेगा पहला कौन से नंबर के, तो आपको बताना 26वें। तो 26वें नंबर के जो गवर्नर आपके कौन है? संजय मल्होत्रा। अगर आपको 25 पूछ ले तो याद रखना शक्तिकांत दास। कौन रहेंगे मेरे प्यारे बेटे? शक्तिकांत दास पूछेगा, याद रख लो गांठ बांध के। तो 25वें नंबर शक्तिकांत दास, 26वें नंबर आपके संजय मल्होत्रा, समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, इतना व्याख्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या ही व्याख्या से आप बहुत कुछ कवर कर पाओगे। अभी जी के जैसे आप मत पढ़ो, जी के जैसे आपको सिर्फ पढ़ना है एनालिसिस, ठीक है, सुन लीजिएगा, एनालिसिस पढ़िएगा और इनसे संबंधित प्रश्न पढ़िए, बस इतने में आप काम हो जाएगा। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग हम पढ़ा चुके हैं, आज मैथ्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, अभी रीजनिंग भी चल रहा है। अब जी के जैसे आपको हमने पहले 2025 के एनटीपीसी स्नातक का पढ़ाया है, अब उन्हें बंद करने वाले, अब जी के जैसे का एनालिसिस चलेगा बस। और मैथ्स का हम क्लास लगाएंगे, रीजनिंग हम पढ़ा चुके हैं, रीजनिंग का हम जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, समझे, वही टॉपिक का प्रश्न आ रहा है, जाके देखना आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान भंडारक लिस्ट में। नेक्स्ट प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत प्रसिद्ध है, तो एआई से संबंधित कौन सा राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक योजना का लॉन्च किया गया है। पूछ रहा है कि कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत एक नई योजना और साझेदारी शुरू की है। इसका उद्देश्य एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देना, एआई तकनीकों का सरकारी कार्यों में उपयोग करना और एआई शिक्षा कौशल विकास को बढ़ावा देना। यह मिशन नासकॉम के सहयोग से संचालित हो रहा है। अगर पूछेगा आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित योजना है, उसको किसने लॉन्च किया है? तो आधा तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो 2 जून 2014 को भारत का राज्य बना, आंध्र प्रदेश अलग होकर।
यह मिशन नासकॉम के द्वारा संचालित हो रहा है। विद्यार्थियों वीडियो अगर ब्लर दिखाई देता हो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। माफी चाहेंगे, अगली बार ऐसा ना होगा। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको सही दिख पाए। हम भी थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है ब्लर दिखाए, थोड़ा सा आप लोग बढ़ा के देखिएगा, इससे दिक्कत ना होगा। और आंखों पे जोर लगाएं और पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि बेनिफिट मिलने वाला आपको। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी मतलब कानून अधिकारी मतलब लॉ अधिकारी। तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी किसे कहा जाता है या कौन होता है? याद रखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, तो आर्टिकल नंबर 165 कहता है कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाअधिवक्ता होगा। समझे? सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपके लिए चलिए, तो आर्टिकल नंबर 165 कहता है कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा? आपका अधिवक्ता। तो महाअधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कान नहीं कांस रहेगा, ठीक है। यहाँ कांस रहने वाला याद रखें, आपने सुना होगा। तो यहाँ कान नहीं कांस है। कांस फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? तो आपने सुना होगा कांस फिल्म समारोह होता है, जिसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? याद रखिएगा। तो पॉम डिओर, याद रखें, पॉम डिओर कांस फिल्म समारोह का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रदान किया जाता है। इसे पहली बार 1955 में शुरू किया गया था। तो कांस फिल्म समारोह में जो पुरस्कार दिया जाता है ये सबसे बड़ा होता है पॉम डिओर, और ये फिल्म जगत में सबसे अच्छा फिल्म को दिया जाता है। वो पहली बार 1955 में दिया गया था। तो भाई काम का है ना। नेक्स्ट, फ्रेंच में प्लेम डिओर का अर्थ होता है, मतलब पाम डिओर का अर्थ होता है गोल्डन पाम, ठीक है। क्या होता है? गोल्डन पाम। तो पॉम डिओर, यहाँ पॉम डिओर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? गोल्डन पाम। नेक्स्ट, यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म निर्माण में उत्कृष्टता और कलात्मक के लिए दिया जाता है। आप समझ पा गए? सॉरी, उसी का है। सन 2025 में इस फेस्टिवल की 78वीं संस्करण 13 से 14 मई तक कैंस फ्रांस में संपन्न हुई। अगर आपको पूछ लेगा तो याद रखें 78वीं नंबर की थी जो कॉन्स फिल्म महोत्सव हुआ था। और पॉम डिओर सबसे बड़ा पुरस्कार 1955 शुरुआत हुआ है, ठीक है। कहाँ देता है, किस क्षेत्र में दिया जाता, समझ गए। तो फ्रांस के कैंस में 13 से 14 मई के बीच में यह समारोह हुआ। 78 नंबर का था 25 में। भारत के पूर्वी हिमालय का क्या नाम है? देखिएगा, आप हिमालय की बात करें, आपको बता दूं इससे पहले स्नातक स्तर का प्रश्न भी यही पैटर्न का नियम प्रश्न आ रहे थे। हल्का फुल्का यहाँ हो रहा है, बट इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। हमने भी पढ़ाया भाई, हमने जीकेजीएस का एनालिसिस पढ़ाया है और पीवाई की क्लास भी पढ़ाया है, मतलब 2025 की बात कर रहे हैं, उसी के प्रश्न। तो भारत के पूर्वी हिमालय का नाम पूछ रहा, रखिएगा। तो ऑप्शन डिपेंड करता है क्या देके रखा था, तो उससे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी या पर्वत कहा जाता है। तो आप ऑप्शन जो भी दिया होगा इस आधार पे हम इस प्रकार उत्तर ला के बता रहे हैं, आप लगा सकते। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? देखिएगा, अभी पूछा था हिमालय का जो हिस्सा है वो भी पूर्वी, उसे क्या बोलते हैं? तो हमने बोला पूर्वांचल या पूर्वी हिस्सा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमें प्रश्न मिल पाता है उसका हम उत्तर अपने हिसाब से बनाते हैं कि नहीं, बाकी ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं। ऑप्शन कई कुछ प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन के अनुसार देना पड़ता है। तो हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? अब हिमालय के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर आप प्रश्न पूछता है, याद रखें नामचा बरुआ। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम नामचा बरुआ है और यह माना जाता है यह चोटी तिब्बत में स्थित है और हमारे भारत में भी स्थित, रखना भारत के अरुणाचल प्रदेश में। तो तिब्बत और भारत दोनों के एरिया में आता है हमारा नामचा बरुआ, और यह हिमालय का पूर्वी चोटी कहलाता है, जिसकी ऊंचाई याद रखना 7782 मीटर है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सन 2024-25 में इंग्लैंड से भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का प्रतिशत कितना हिस्सा था? देखिएगा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कुल 81.04 अरब डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ। इसमें यूके से प्राप्त निवेश मात्र 795 मिलियन डॉलर था। 2024-25 में यूके से भारत में प्राप्त एफडीआई का हिस्सा केवल 1% था।
1%, परसेंट में 1 बताना है, ठीक है। प्रमुख स्रोतों देशों में सिंगापुर 30%, मॉरिशस 17% और अमेरिका 11% शामिल था। तो भारत का यूके मतलब इंग्लैंड के साथ 1% है, सिंगापुर के साथ 30 है, मॉरिशस 17 है और अमेरिका 11% है एफडीआई का परसेंट। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिएगा हमें क्या पूछ रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा है जिस संविधान का प्रश्न, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उसका मंत्रिपरिषद हो, राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब राज्य के विधानसभा के प्रति व विधानसभा के नियम कानून को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और जो भी नियम कानून बनाना है विधान परिषद में बैठकर समझकर सब लोग आपसे मिलकर बनाएंगे और विधान परिषद के लिए उत्तरदायी होते हैं लोग। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, रडार का उपयोग सरकार, देखो यहाँ सरकार होनी चाहिए था, माफी चाहेंगे, रडार का उपयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है। रडार आपने जानते होंगे, चलिए तो मैं पूछा रडार का उपयोग सरकार का कौन सा मंत्रालय कर रहा है। तो भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रडार और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग नीचे भूमिगत बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, टेलीफोन और सीवर लाइनों का मैपिंग करने के लिए किया गया है, जिससे समय और लागत की बर्बादी को रोका जा सके। तो याद रख, रडार का उपयोग कौन कर रहा है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। क्यों कर रहा है भाई, समय बचाना चाह रहा है, लागत को बर्बाद नहीं होना देना चाह रहा है, चाहे बिजली वाले हों लाइनें, चाहे टेलीफोन लाइन हो चाहे सीवर लाइन हो, इनकी मैपिंग करने के लिए, मैपिंग करने हेतु रडार का उपयोग किया जाता है। सरकार कौन कर रहा है समझिए। रडार ऐप किसने लॉन्च किया है भाई, उपयोग कौन कर रहा है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। और वर्तमान में आपको पता है कौन मंत्री है, नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री है ना। हाँ, तो रडार ऐप का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या काम कर रहा है, समझ गए। अब उपयोग हो गया, इसका लॉन्च कौन किया, ये प्रश्न पूछ लिया भाई। देखो तो भारतीय मौसम विभाग ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। तो रडार एक ऐसा ऐप है, इसका उपयोग कर रहा है विभाग और इसका जो लॉन्च है या निर्माण कौन किया है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा किया गया है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। और बार बार आप बता दूं, प्रश्नों को आप समझने कष्ट करते चलना, थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा कि प्रश्न का पैटर्न क्या है, कौन सी विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं। देखो हमारे पास तो पूरे प्रश्न मिल नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास करते हैं जितने प्रश्न मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी 100% ऑथेंटिक दूंगा, 99% बिल्कुल ऐसे होंगे और व्याख्या डाटा से आपको बहुत फायदा होगा। तो हर घर में जल पहुंचाने के लिए, देखो जिनका पेपर था वो भी देखें कि आपने क्या उत्तर लगा के आया है और आप बताइएगा ऐसे प्रश्न आए थे, और जिनका आगामी दिन है वो भी देखें हाँ ऐसे प्रश्न आए थे करके। हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना सरकार ने शुरू की है, और आपको पता भी होगा मेरे ख्याल से, याद रखें, जल जीवन मिशन। हर घर में जल पहुंचे इसलिए भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस योजना को उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह मिशन जल की गुणवत्ता, संरक्षण और प्रबंधन को भी बढ़ावा देता है। अब देखिए अगर पूछ लेगा कि जल जीवन मिशन क्या है भाई, इसके तहत हर घर में शुद्ध जल, आवश्यकता का जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था और 2019 में इसी शुभारंभ किया गया। तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, जल शक्ति मंत्रालय। प्रश्न पूछ सकता है किसके अधीन आता, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जल जीवन मिशन आएगा। और रही बात कब लॉन्च हुआ भाई, 15 अगस्त 2019 को, और इसका लक्ष्य क्या था 2024 तक पूरा करना, जो नहीं कर पाया लक्ष्य को, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा लक्ष्य को भी। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा किया गया।
तो भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना तो शुभारंभ किया ही गया था, लेकिन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बस पीछे जोड़ दिया गया। आयुष्मान योजना तो है, आपको पता है, जिसके तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज है, लेकिन दिल्ली सरकार की वर्तमान मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार से है, गठबंधन वाली, उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ की है। तो रेखा गुप्ता के साथ और कौन व्यक्ति था, याद रखें, ये प्रश्न पूछा है, तो थोड़ा सा हटीला प्रश्न पूछ रहा है। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली में रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को उद्देश्य चलाई जा रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो उसी का शॉर्ट फॉर्म है PMVBY, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित जारी यह एक पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है। तो इस योजना के तहत याद रखना क्या होगा, जिनकी एज 60 वर्ष है या उससे अधिक है उन्हें पेंशन दिया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्हें पेंशन दिया जाना है और सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाएगा। और यह भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा चलाया जा रहा यह एक योजना है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बौद्ध धर्म में एकल गाथा, क्या बोल रहा है, बौद्ध धर्म में एकल गाथा, जिसे हम एकल घटनाओं या कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक हमें पुस्तक पूछ रहा है जहाँ पर एकल घटनाओं का संग्रह मिलेगा, हमें इन्हें एकल कथा कह सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर आएगा बौद्ध धर्म में एकल कथाओं का संग्रह जातक कथाओं मिलता है। तो एकल कथाओं का संग्रह है बौद्ध ग्रंथ जातक कथा, आपने सुना होगा। जातक कथा मिलता है, ये भगवान बुद्ध के पूर्व की जन्मों की कहानी से संबंधित है। अगर आपको पूछा जाए कि जातक कथाएं क्या हैं, एकल कथाएं हैं और किससे संबंधित हैं, तो भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के जो पूर्व की कहानी है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगर आप पूछे कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित, याद रखिएगा आपका आंसर बौद्ध आएगा। और इसमें 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। प्रश्न पूछा इनके बारे में, याद रखें पिछले भर्ती परीक्षा में। तो त्रिपिटक मतलब 3 पिटक, आप समझ पा रहे होंगे, एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर पूछेगा। तो सुत्त पिटक आप देख पा रहे होंगे, जो त्रिपिटक में एक है, यह बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है और इसमें जातक कथा भी शामिल है। अगर आप पूछे सुत्त पिटक में क्या मिलेगा, तो याद रखें यह जातक, यहाँ पर जातक कथाएं भी शामिल है। और जातक कथाएं मतलब होता है गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कहानियां, और यहाँ पर गौतम बुद्ध के उपदेशों को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था। मतलब जब हरित क्रांति 1966 और 67 में आई थी, याद रखना, उस समय बोल रहा है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ या फायदा कौन से राज्य को मिला। तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब। रही बात यहाँ पर भारत में 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसी खाद्यान्न फसलों में। इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब पर पड़ा और 1966 और 67 में इस क्रांति का शुरुआत हुआ। जो खाद्यान्न फसल, इनका नाम गेहूं और चावल है, इन फसलों पर जोर दिया गया और हाँ, रियलिटी में इन पर बहुत विकास हुआ और उनका उत्पादन क्षमता बढ़ गया। भारत को पहले आयात करना पड़ता था इन चीज़ों का, उसके बाद इतना भारत ने उत्पादन बढ़ा लिया, निर्यात करना पड़ गया। तो पंजाब इस क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा उस बार। और हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन आप जानते होंगे, भारत में इनका नाम आता है। और विश्व में अगर बात किया जाए हरित क्रांति के, तो कौन आएगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा बोरलॉग। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर का उपयोग किया अनुमति दी गई थी। तो फलों के रस में मिलाने के लिए, याद रखें, तो बहुत पिछला प्रश्न पूछ रहा, याद रखें, उसका नाम क्या है, कृत्रिम स्वीटनर स्पार्टम, ठीक है। स्वीटनर का नाम क्या, स्पार्टम, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो याद रखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत मतलब समझ रहे हैं आप लोग, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन्हें हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। और पश्चिमी घाट तो आप जानते होंगे, ये आपका भारत का मैप है, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पर, मोरक्को से आए यात्री इब्नु बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? अगर आपको पूछ लेगा कि इब्नु बतूता कहाँ से आया था, एक विदेशी था और मोरक्को से आया था, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लेता कई बार कि मोरक्को से कौन आया था, तो इब्नु बतूता। और इब्नु बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, पता होनी चाहिए। और भारत में आया था तो उन्होंने कहा कि जो भारत में घोड़े से जो डाक पहुंचा जा रहा है, तो उन्होंने कुछ बात बोला इस बार, वो पूछ रहा है। प्रसिद्ध अरब यात्री इब्नु बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की। अगर पूछेगा कि इब्नु बतूता कहाँ से आया था, एक अरबी था, अरब देश से आया था और उस देश का नाम मोरक्को था। और रही बात किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, प्रश्न पूछ लेता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। भाई मतलब जब भारत में जो डाक सिस्टम चलता था, तो अपने उसने यात्रा में बताया कि भारत में इस प्रकार की यात्रा डाक सिस्टम चलता है। तो उन्होंने देखा कि घोड़े के माध्यम से भी डाक पहुंचाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि घोड़े से तेज गति से समाचार या पत्र भेजने की प्रणाली को उलूग कहा। क्या बोला? उलूग। तो यात्रा करने आया तो उन्होंने यात्रा किया, देखा, समझा, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, प्रश्न बनेगा। तो उन्होंने कहा घोड़े के माध्यम जो डाक पहुंचा जा रहा है बहुत तेज है, स्पीड है, और उन्होंने इसे उलूग कहा, उलूग। समय देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय जितना भी लग जाए, हम प्रयास कर रहे हैं समेटने का, समय कम करने का। लेकिन क्या कर, आपको बता दें, जी के जैसे आप कहीं से मत पढ़ो। अभी आपका पेपर होने वाला है, चाहे इसी महीने हो चाहे अगले महीने हो, अगले महीने तक जाएगा, याद रखें। तो अगर इसी महीने है, चाहे 15-20 तारीख के बाद भी है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, समझिए, बहुत नहीं, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप जी के जैसे यहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं प्रश्नों को दिमाग में रख लो। भाई पहले तो आप पढ़ चुके होंगे, ऐसी बात थोड़ी है। 1947 से पहले आपको बताओ, इन्हीं में से आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्न फायदा होगा। सोच लीजिए, 8 से 10 प्रश्नों का फायदा होगा। कुछ प्रश्न डिप्टो मिल जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। 1947 से 1991 तक, 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? भाई कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। जब भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद 1991 के बाद भारत में एक आर्थिक नीति आई थी, बदलाव। उसके पहले तक भारत कृषि पर ही गया था। इस प्रकार समझ पाए आप लोग। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? जैसे आपने देखा होगा, आपका जो मॉनिटर होता है कि नहीं, मॉनिटर उसी को पूछ रहा है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसको याद रखिएगा। आप क्या क्या कह सकते हैं, जैसे आप वॉलपेपर कहते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड को क्या कहेंगे, मेरे ख्याल से वॉलपेपर ही कहा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस प्रकार से आप समझ गए, और मैंने आपके लिए प्रयास किया, जितने हमें प्रश्न मिले हम प्रयास करेंगे पर डे आपको 40 प्रश्न दिखाने का, और जितने प्रश्न मिलते हैं आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, इतनी व्याख्या बताऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत नहीं बहुत फायदा होगा। और मैंने इस वीडियो के लिए आपको डाटा निकाला है, समझाया है, बताया है और आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा लगा वीडियो, आपको फायदेमंद है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर ऐसे प्रश्न आए थे, और आपको बहुत फायदा होगा। जो बच्चा का एग्जाम था आज की तारीख 1 शिफ्ट में, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ऐसे प्रश्न आए थे, जिससे क्या होगा, आगामी जो भर्ती परीक्षा होने वाली है या आगामी शिफ्ट में पेपर होगा शिफ्टों में, उस बच्चा को फायदा हो सके, वो समझ सके कि मैं जो दे रहा हूँ वो सही गलत तो नहीं है। भाई ऐसे में कुछ विद्यार्थी भ्रम हो जाते हैं, क्या देगा, छोटा एकेडमी है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, और इसी प्रकार से हम आपको डेली प्रयास करेंगे। देखो, एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है, 1, 2, 3,
लेकिन क्या बताएं, हम तीनों शिफ्ट कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं और ऑफलाइन क्लास के चक्कर में क्लास पर डे नहीं लग पाएगी। हो सके हम 2 शिफ्ट कवर, या तो पहला शिफ्ट या तो सेकंड या थर्ड। देखो पहला शिफ्ट तो पर डे होगा, सेकंड थर्ड अल्टरनेट करना पड़ेगा, प्रयास करेंगे, आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना विद्यार्थियों, थोड़ा कमेंट लिख के हौसला बढ़ाना मेरा, मैं ऐसे मेहनत करूँगा आपके लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक इंतजार है आपको तो कमेंट कीजिए।